हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल MS कॉमर्स क्लासेस। और मैं हूं आपके साथ आरिफ सैफ़ी। सेकंड टर्म की बिज़नेस स्टडीज़ को हमने शुरू कर दिया है, जिसमें आने वाला जो फर्स्ट चैप्टर है आपका और थर्ड फंक्शन है मैनेजमेंट का स्टाफिंग, वो हमने शुरू किया है। जिसमें इससे पहले की वीडियो में हम उसके इंट्रोडक्शन और उसके मीनिंग के बारे में बात कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं कि स्टाफिंग होता क्या है। जिसमें हमने स्टाफिंग में समझा था कि एक राइट पर्सन को राइट जॉब अलॉट करना और राइट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर उसको जॉब अलॉट करना, ये हमारा होता है स्टाफिंग। सही व्यक्ति को, सही इंसान को सही काम पर लगाना, ये स्टाफिंग की जिम्मेदारी होती है, स्टाफिंग का काम होता है। इसके बाद हम कुछ पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस। आपके एग्ज़ाम में अगर स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट या एडवांटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उन सब के लिए यही पॉइंट आपको लिखने हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। जहाँ तक केस स्टडी का सवाल है, केस स्टडी में भी आपसे ज़्यादातर किसी भी चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस होते हैं, जो उसके फीचर्स होते हैं, जो उसके एडवांटेज होते हैं, वहीं से आपकी केस स्टडी का क्वेश्चन बनता है। कभी कभी इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बाकी केस स्टडी के क्वेश्चन इन्हीं में से ज़्यादातर हमारे सामने आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इम्पोर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेज के बारे में। तो इसमें शुरू में बोला गया है कि एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन मार्केट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक एफिशिएंट स्टाफ को सर्च करती है, फाइंड करती है, ढूंढती है और उन्हें ढूंढ करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब ऑफर करती है, जॉब देती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक उनको जगह देती है। ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन को एक नंबर 1 की पोजीशन पर आना है और नंबर 1 की पोजीशन पर आने के लिए हमारे पास जो कंपोनेंट है, यानी हमारे पास जो एफिशिएंट पर्सन है, हमारे पास जो एफिशिएंट एम्प्लॉय हैं, वो हमारा बहुत साथ देते हैं। तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसी बात को ये बता रहे हैं कि एफिशिएंट स्टाफ कैन हेल्प टू अटेन नंबर 1 पोजीशन इन मार्केट। कि एक जो एफिशिएंट स्टाफ होता है वो हमें मार्केट में नंबर 1 की पोजीशन पर आने पर हमारी हेल्प करता है। एंड इन एफिशिएंट स्टाफ कैन ब्रिंग यू डाउन इन मार्केट। और जो इन एफिशिएंट स्टाफ होता है वो हमें मार्केट में डाउन की ओर, यानी डिक्लाइन की ओर लेकर के चला जाता है। उसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में रन नहीं कर पाती है। आगे ये बोल रहे हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो उसके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अच्छा रन कर पा रही है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रहे होंगे तो सीधी सी बात है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी एक अच्छी परफॉर्म करेगी और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। अब इसके बाद हम नीचे 1 बाय 1 जो इसके पॉइंट दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। ये इस पॉइंट के ज़रिए हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टाफिंग है उसका काम क्या है। उसका पहला स्टेप यहाँ पर इस पॉइंट के अंदर बताया गया है। स्टाफिंग का पहला पॉइंट ये है कि जो एफिशिएंट पर्सन है उनको ढूंढना, उनको फाइंड करना और फाइंड करने के बाद जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जॉब क्रिएट हुई थी उन जॉब को फिल करना। ये काम किसका है? ये काम है स्टाफिंग का। तो एक बार पॉइंट के अंदर पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। ये बोल रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन इज नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। जॉब पोजीशन के लिए जो स्टाफिंग फंक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें स्टाफिंग फंक्शन की नीड होती है। कब नीड होती है? क्योंकि जो जॉब पोजीशन है उसको हमें फिल करना है। There will be no use of job position unless and until these are occupied by employees, and it is through staffing function only that employees are appointed to fill the vacant job. जो वैकेंट जॉब होती है, मैंने जैसे कि कल की वीडियो में भी तुम्हें बताया था, इससे पहले की वीडियो जो थी हमारी, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 10 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और 8 हमारे पास हैं, तो 2 की हमें रिक्रूटमेंट निकालनी पड़ेगी। तो वो जो 2 हैं वो एक वैकेंट जॉब है और उस वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें रिक्रूटमेंट निकालनी है, सिलेक्शन करना है, बहुत सारी लंबी प्रोसेस है। वो 1 बाय 1 हम अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारा काम जो होता है स्टाफिंग का होता है। तो स्टाफिंग का काम क्या है कि जो वैकेंट जॉब है उनको फिल करना है। अब इसके हम सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं
तो सेकंड पॉइंट में बोला गया कि प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब का मतलब है कि जो राइट जॉब है उस पर राइट पर्सन को प्लेस करना, उस पर राइट पर्सन को लगाना। जैसे ये बोल रहे हैं कि स्टाफिंग इंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। स्टाफिंग का काम क्या है? स्टाफिंग का काम यह है कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट निकालना और उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसका सिलेक्शन करना और राइट जॉब के लिए एक राइट पर्सन की मतलब राइट पर्सन को ढूंढना, उसको फाइंड करना और उसको फिर उस काम पर लगा देना। स्टाफिंग इस चीज़ को इंश्योर करता है। ठीक है, जैसे आगे ये बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। और ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको जो लगाया जाता है जॉब पर, इनको जो जॉब ऑफ़र की जाती है वो उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऑफ़र की जाती है, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इनको लगाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी को डोसा बनाना बहुत अच्छे से आता है और उसे तुम डोसा बनाने की जगह पर अगर कहते हो कि ढोकला तुम्हें बनाना है, तो शायद वो अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने डोसा बनाने में अपना जो टाइम है ना वो स्पेंड किया है और तुम उससे उम्मीद करते हो कि वो डोसे की जगह आपको ढोकला बना करके खिलाए, तो इम्पॉसिबल, वो आपको अच्छे से ढोकला बना करके नहीं खिला पाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना क्या है? यहाँ पर हमें देखना यही है कि हमें यहाँ पर इंश्योर करना है कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जॉब ऑफ़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो राइट जॉब देना राइट क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग और राइट पर्सन को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपके स्कूल के ऊपर एक एग्जांपल लूँ तो आपके स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होंगे, मैथ्स के टीचर होंगे, अकाउंट्स के टीचर होंगे, बीएसटी पढ़ाने वाले टीचर्स अलग होंगे और उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स अलग होंगे, साइंस में फिजिक्स पढ़ाने वाले, केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, सब टीचर्स अलग होते हैं। अगर आप किसी फिजिक्स की टीचर से कहने लगे कि भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अकाउंट्स पढ़ानी है, तो इम्पॉसिबल, वो अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं पाएगा। उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो इस बात की है कि वो फिजिक्स पढ़ा सकता है। अगर वो फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप उसको देंगे तो हो सकता है आपके स्कूल का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ग्रो कर जाए आपका रिज़ल्ट। लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि भाई आपको फिजिक्स नहीं अकाउंट्स पढ़ानी है, या अकाउंट्स वाले से कहने लगे आपको केमिस्ट्री पढ़ानी है, तो कैसा रहेगा? उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको काम अलॉट नहीं किया गया है। तो स्टाफिंग का जो काम होता है वो यही होता है कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर लगाना। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट में बोला गया है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज में कि अगर हम राइट पर्सन को राइट जॉब अलॉट करेंगे, उसकी राइट क्वालिफिकेशन के बेस पर हम उसको जॉब अलॉट करते हैं, उसको काम देते हैं, तो इससे हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी ग्रोथ होने वाली है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो हमारी जो एंटरप्राइज है उसकी क्या होगी? एक ग्रोथ हो जाएगी। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, अगर हम एफिशिएंट स्टाफ को अपॉइंट करते हैं, स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। तो हमारा जो स्टाफिंग है, स्टाफिंग फंक्शन है, वो इंश्योर करता है कि हम जो हैं, यानी हमारी जो एंटरप्राइज है वो मार्केट में कंटिन्यूअस सर्वाइव करेगी और ग्रोथ करेगी। एज ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ विद द एफर्ट्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़ ओनली। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो किस पर डिपेंड करती है? वो उसके एम्प्लॉयज़ पर, जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, जितना भी वो एफर्ट्स लेते हैं उसके एफर्ट्स पर क्या करती है? डिपेंड करती है कि हाँ भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। फोर्थ पॉइंट इसमें बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ये फिजिकल रिसोर्सेज को और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को क्या करते हैं? अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं। अब हमें क्या करना है? उनके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी तो यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने का मतलब है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने ह्यूमन रिसोर्सेज रखने हैं, यानी इतने पर्सन को जॉब ऑफ़र करनी है, जॉब देनी है, उनको सही जॉब पर लगाना है कि भी ना तो हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों और ऐसा भी ना हो कि हमारा काम पड़ा रहे और एम्प्लॉय हमारे पास ना हो। फॉर एग्जांपल कि किसी काम को करने के लिए अगर 50 लेबर की ज़रूरत है तो हमारे पास 50 लेबर का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए 50 से हमारे पास 60 लेबर है, 10 लेबर जो हमारी वो फ्री बैठी हुई है। या ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास 40 लेबर है, 10 लेबर की हमें कमी पड़ रही है। तो ऐसा हमारे से नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हमें एक बार इसमें बता रहे हैं, थ्योरी में पढ़ते हैं, थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो देयर आर नो चांस ऑफ ओवरमैनिंग एंड शॉर्टेज और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। हम क्या करते हैं? मैन पावर प्लानिंग के अकॉर्डिंग और जॉब एनालिसिस के थ्रू
हम वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। हम फाइंड करते हैं कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हमें कितने टाइप के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, ये पहले हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और उसके बाद ये फाइंड करने से हमारा फ़ायदा ये हो जाता है कि वो जो चांस होते हैं ना कि मैन पावर जो है वो ओवर हो चुकी है, यानी ओवर मैनिंग हो गया है। ओवर मैनिंग का मतलब होता है कि हमें 10 की ज़रूरत थी, 12 लोग हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। और अगर एम्प्लॉयज़ कम हो जाते हैं तो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो सकता है। तो इन चीज़ों का हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प्स इन कॉम्पीटिंग, पॉइंट नंबर 5। इसमें बताने की क्या कोशिश की जा रही है उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। और एग्जांपल ये है कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हम मान करके चलते हैं कि दो ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों ऑर्गेनाइजेशन फिजिकल रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम है। यानी दोनों एक ही मार्केट में रन करती हैं। फिजिकल रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में है वही दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में है। यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिल्कुल सेम है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पा रही है और एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम ग्रोथ कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। ठीक है, दोनों में क्या रीज़न हो सकता है ऐसा होने का? दोनों में ऐसा होने का जो एक मेन रीज़न है वो ये है कि एक के पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो एफिशिएंट है और जो दूसरे के पास ह्यूमन रिसोर्सेज है वो इनएफिशिएंट है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एफिशिएंट स्टाफ होगा, एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ होंगे, ऐसे इंसान होंगे जो अपने काम को तरीके से करते होंगे, ढंग से करते होंगे और हमने उनको राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर लगाया होगा, उनको हमने राइट जॉब पर लगाया होगा, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ऊंचाइयों तक, शिखर तक लेकर के चले जाते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी आप इस पॉइंट को थोड़ा सा अंदर से पढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे लिए पॉइंट नंबर 6, जिसमें कहा गया है कि इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब थोड़ा सा अंदर थ्योरी में पढ़ते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विथ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। ये जो स्टाफिंग फंक्शन है ना, ये हमारा यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता कि एम्प्लॉयज़ को हमने अपॉइंट करा दिया। एम्प्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट हमने किसी कंपनी के अंदर करा दी, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एम्प्लॉय को अपॉइंट करा दिया और स्टाफिंग फंक्शन इज़ ओवर। नो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। आगे बोला गया कि इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग। अब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? इसके अंदर ट्रेनिंग इंक्लूड है। पहले हम उसको जॉब दिलाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले स्टाफिंग का काम क्या है, लोगों को पहले तो वैकेंट जॉब की देखी जाती है कि भाई कितनी जो वैकेंट जॉब है वो कितनी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। जब उन्हें ढूंढ लेते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, जॉब देते हैं। जॉब देने के बाद हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन, प्रमोशन के बाद कंपनसेशन एक्सेट्रा। ये बहुत सारी चीज़ें हम स्टाफिंग फंक्शन के अंदर करते हैं। आगे बोला गया है कि ऑल दीज एक्टिविटीज़ हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। यानी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम मोटिवेट करने में भी हेल्प करते हैं। स्टाफिंग फंक्शन जो है वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है और एम्प्लॉयज़ को बूस्ट अप करता है, उनके मोरल को भी बूस्ट अप करता है। अब हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 7 को। पॉइंट नंबर 7 में बोला गया है की टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टाफिंग है ये अदर फंक्शन के लिए भी इफेक्टिवनेस की है। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा अंदर बता रहे हैं, एक आइडिया ले लेते हैं इनका क्या है। ये बोल रहे हैं कि नो अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी कैरिड आउट विदाउट एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन। ये बोल रहे हैं हमसे कि मैनेजमेंट के जितने भी अदर फंक्शन हैं, स्टाफिंग को छोड़कर मैनेजमेंट के जितने भी अदर फंक्शन हैं वो कैरी ही नहीं कर पाते एफिशिएंट स्टाफिंग फंक्शन के। यानी अगर हमारा स्टाफिंग फंक्शन एफिशिएंट नहीं होगा, हम एफिशिएंट पर्सन को फाइंड नहीं करेंगे और उन्हें राइट जॉब ऑफर नहीं करेंगे, तो जो हमारे बाकी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं वो अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन। क्योंकि जितने भी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे बीइंग ह्यूमन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं, इंसानों के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। और अगर हम अच्छे इंसानों को जॉब ऑफर नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को जॉब ऑफर नहीं करेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन उनकी जॉब के अकॉर्डिंग है, तो हमारे जो अदर फंक्शन हैं वो बिल्कुल भी कैरी नहीं कर पाएंगे, अच्छे से कैरी नहीं कर पाएंगे। बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली। और जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जितने भी होते हैं वो स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कराए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे स्टाफिंग फंक्शन के इम्पोर्टेंस, बेनिफिट, नीड और
एडवांटेज, कुछ भी आप इन्हें कह सकते हैं। यहाँ से आपकी केस स्टडी में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको यहाँ का मटेरियल, यहाँ का डेटा आपको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर एक अपडेट आसानी तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।